नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10th ये हमारे पास है हिस्ट्री इतिहास का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये इतिहास का पहला चैप्टर है। आज थोड़ा आपको थंबनेल बड़ा भड़कदार भड़कदार जैसा लग रहा होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है। तो ये क्लास 10th जो है ये पार्ट 1 होने वाला, मतलब कि जो आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं ये पार्ट 1 में पढ़ाऊंगा। इसके कई सारे पार्ट आएंगे क्योंकि अगर एक बार में मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूं तो शायद आपको समझने में परेशानी होगी। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इस चैप्टर को हम पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो देखिए फिर से एक बार मैं बता दूं, क्लास 10th है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इतिहास का पहला चैप्टर है ये और फर्स्ट पार्ट भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड में। चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये जो आपको तस्वीरें दिख रहा है ये आप क्लास 9th में अगर फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा तो ये तस्वीरें आपको याद होंगी, ये तस्वीरें याद होगी, ये तस्वीरें याद होगी, ये तस्वीरें याद होगी। ये वही सब तस्वीरें हैं जो हमें लुई सोलवे के सम्राट के शासन के काल में देखने को मिला था, नेशनल असेंबली के कार्यों के अंदर देखने को मिला था, नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यों में देखने को मिला था, रोबोस्पियर और कई सारे जो क्लब बने थे उसमें देखने को मिला था। तो आश्चर्य करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपने फ्रांस की क्रांति को बड़े ही सही तरीके से पढ़ा है तो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के पहले चैप्टर से जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्लाइड में बढ़ते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है निरंकुशवाद। छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी समझना जरूरी है, जैसे कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं, जनमत संग्रह किसे कहते हैं, मतदान किसे कहते हैं। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा कहता है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है, निरंकुशवाद से क्या समझते हैं? तो आइए जान लेते हैं कि निरंकुशवाद क्या होता है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, मतलब आपको पता है कि लुई सोलवे के समय में क्या होता था। लुई सोलवे के समय में ज्यादातर राजाओं का शासन था। राजा अपने हिसाब से काम करता था, उसे जो मन होता था वो फैसला लेता था। जिस प्रकार के कानून को बनाना है, बिगाड़ना है, चलाना है, नहीं चलाना है, ये सब निर्भर किस पे करता था? वहां के सम्राट पे, वहां के राजा पे। तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, मतलब वह निरंकुश था। उसकी जो इच्छा होता वो करता। उसका इच्छा है किसी को मार देना तो मार देता। अब फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था? यही तो हुआ था कि फ्रांस की जनता को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, जबकि वहां पे कोई संविधान तो नहीं था। ऐसा राजा का अपना मन ही तो था, वो अपनी इच्छा से ही तो कर रहा था। तो जिस पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं हो, अकेला वही नीति नियम कानून बनाता हो, तोड़ता हो, फांसी पे चढ़ाता हो, अदालत भी वही, वकालत भी वही, भगवान भी वही, शैतान भी वही, तो ऐसी शासन व्यवस्था को ना हम निरंकुशवाद कहते हैं। देखिए, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता है, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता था। इतिहास में ज्यादातर चीजें तो हमें इतिहास में ही पढ़नी है ना, ये सारी चीजें। तो इतिहास में ऐसे सभी राजा, ऐसे सभी सरकार, ऐसे सभी लोग जिन पर कंट्रोल नहीं है, किसी का अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्री है। उसका मन हो खून कर दो, उसका मन है सरकार हटा दो, उसका मन है पब्लिक को हटा दो, उसका मन है टैक्स लगा दो, उसका मन है जो मन है वो कर सकता हो। तो इतिहास ऐसे ही राजाओं को, इतिहास ऐसे ही सरकारों को निरंकुशवाद का नाम दिया है, जो अंततः केंद्रीकृत है, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। यहां पे क्या होता है, आपने पाकिस्तान में देखा है ना, वहां पे मिलिट्री रूल चलता है, सैन्य शासन चलता है, मतलब अपने सेना के माध्यम से। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं निरंकुशवाद का। तो राजा क्या करता था, अगर कोई जनता कुछ बोल भी दिया ना, अगर अपने हक के लिए कुछ बोल दिया या फिर अपने समाज के हक के लिए बोल दिया, राजा वहां पे सैनिक भेजेगा, बोलेगा काट दो, मार दो, फांसी चढ़ा दो, जेल में डाल दो। तो अब ऐसे में डर में पब्लिक नहीं बोल पाता है। राजा अपना पूरा वर्चस्व जमाने के लिए कि भाई हम ही सब कुछ हैं, दिस है, डैट है, फलाना है, ढिकाना है, इसके लिए वो
क्रूरता से शासन करता था, अत्याचारी होता था। तो ऐसे राजाओं को निरंकुश शासन कहा जाता था। ये दमनकारी, दमनकारी मतलब दबाने वाला, मारने वाला, खून करने वाला, ये सरकार ऐसी होती थी। तो पीछे तस्वीरें दिख रही है ना, ये तस्वीरें आपको ऐसे ही राजाओं के दमनकारी शासन को बयां करता है। देखिए, ये सभी जनता कहीं ना कहीं अपने राजा के अत्याचार से, उसके कुप्रभाव से, उसके सैन्य शक्ति के कारण दबे कुचले हैं। क्योंकि क्या होता है, जब जनता को ऐसा लगने लगे कि भैया अब तो हम इनके सामने बोल ही नहीं सकते, हम इनके सामने अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तो वो क्या होता है, दमन होना होता है। और राजा ऐसे ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। आगे की स्लाइड में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें ज्यादातर चीजें आपको फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ होगा। और क्लास 9th का पहला चैप्टर ही है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आपने उसे सही से कंप्लीट किया है तब जाके आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे की स्लाइड में मैं लेके चलता हूं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अगला पॉइंट हमारा कहता है कल्पना दर्श, जिसे हम यूटोपिया के नाम से भी जानते हैं। अब कल्पना दर्श क्या है, इसे भी ध्यान से समझना है। 1-2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। बड़ा शॉर्ट लाइन में है, एक ऐसे समाज के बारे में आप सोच लीजिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुनिया को बना लेता है। मतलब ये मेरा पर्सनल भी है, अगर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं तो मैं अपने माइंड में ना एक आर्टिफिशियल दुनिया रच लेता हूं, उसका मैं राजा होता हूं। चारों तरफ से मेरे पास संपत्ति है, सुख है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, जो मतलब जो मन में आया, जैसे कि मन में आया कि अब समोसा खाना है, समोसा खा रहा हूं। मतलब ऐसा दुनिया बना लेना, कल्पना कर लेना जिसका वाकई में सच होना मुश्किल हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब जैसे कि मैं एक ऐसे दुनिया के बारे में सोच रहा हूं जहां सभी सच सच बोले, कोई झूठ नहीं बोले, एक दूसरे के प्रति सब आदर का भाव न रखे, कोई एक दूसरे का अहित न सोचे, कोई लड़का लड़की के लिए बुरी नजर न डाले। तो अब ऐसी दुनिया को अगर आप सोचो तो ये एक ऐसी दुनिया हो जाएगी जो साकार ही नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। लड़का है तो लड़की को देखेगा ही। आप दुनिया में सभी लोगों को सच बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। आप एक दूसरे से द्वेष रखने के लिए लोगों को मजबूर नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसा है, तो ये ऐसा दुनिया कि जिसका मतलब सत्कार होना मुश्किल है, जो हो ही नहीं सकता हो। ऐसी दुनिया के बारे में सोचना समझना ही क्या कहलाता है, कल्पना दर्श, जिसे हम यूटोपिया कहते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसका वाकई में सच होना या साकार होना नामुमकिन है, मुश्किल है। ऐसी चीजों को हम यूटोपिया के नाम से जानते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ये जो इमेज है हमारा, ये इमेज मैं अपने माइंड से थोड़ा सा इसमें सेट किया था कि एक ऐसी दुनिया जहां पे पहाड़ है, झील है, शांति है, लेकिन वाईफाई भी होनी चाहिए वहां पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह भी होनी चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए, जिससे मन लगा रहे, क्योंकि ये सब मनोरंजन के साधन है। और एक ऐसी दुनिया जिसका समुद्र से एक झील कटा हुआ हो, बगल में मेरा हवेली हो, वहां पे मैं रहता हूँ, इसमें नौका विहार करता हूँ। तो मैं ये समझाने के लिए आपको बताऊं कि एक ऐसी दुनिया जहां ये संभव होना मुश्किल हो जाता है, इसे हम यूटोपिया के नाम से जानते हैं। हालांकि यूटोपिया में आप बहुत सारे पॉइंटों को ले सकते हैं, जहां पे सभी लोग साक्षर हो जाएं, जहां पे सभी लोग शरीफ हो जाएं, जहां पे सभी लोग सच बोले, जहां पे सभी लोग धार्मिक हो जाएं, जहां पे सभी लोग पवित्र रहें। तो ऐसी दुनिया हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 50 लोग पवित्र होंगे तो 50 लोग अपवित्र होंगे, तो ये संभव नहीं है। और जो संभव नहीं है, ऐसी दुनिया के बारे में सोचना ही यूटोपिया कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जनमत संग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनमत संग्रह क्या होता है? यदि आपसे पूछा जाए कि जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं, एक प्रत्यक्ष मतदान, वोटिंग, वोट देना, मत देना, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह अगर आपसे पूछा जाए, ये सारे वो पॉइंट हैं जो आपके बुक में चैप्टर 1 में दिया गया है। तो जनमत संग्रह का मुख्य आशय मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के मुद्दे पे, समाज में बहुत सारे काम होते हैं ना। अब समाज में मान लो 200 लोग रहते हैं। अब 200 लोग समाज में हैं, तो समाज में अगर कोई फैसला लेना है हम सभी को, तो समाज के सभी लोगों का उसमें हामी भरना भी तो जरूरी है। या फिर 200 लोग हैं, अगर 150 लोगों ने भी हामी भर दिया कि हाँ भाई ये चीजें होनी चाहिए, तो वो चीजें हो जाएगी।
यही लोगों का जो राय है ना, हाँ या ना में लेना, यस और नो में लेना, हाँ जी या ना जी में लेना, यही जनमत संग्रह। एग्जाम्पल के लिए अब हम इस क्लास में ही कई बार जनमत संग्रह करवाते हैं। आप लोगों से पूछा जाता है कि कितने लोग चाहते हो कि आप लोगों की क्लासेज 6 o'clock से हो जाए, तो वहां पे वोटिंग होता है, बहुत सारे बच्चे हाथ उठाते हैं। तो मैं भी क्या देखता हूं, मैं भी यही देखता हूं ना, जिनकी जनसंख्या हाँ में ज्यादा है मैं उसी हिसाब से क्लास के टाइमिंग को शेड्यूल कर देता हूं। तो यही होता है जनमत संग्रह। जब आप कोई काम करने जाओ और वहां की जनता से वहां के कार्यों के बारे में राय लो, राय विचार करो, और उसमें हाँ या ना में जवाब आना वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपने जो जनता से राय लिया वही जनमत संग्रह, जनता के मत को संग्रह करना ही जनमत संग्रह कहलाता है। इसके इमेज में मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे, ये तो कुछ विदेश के लोग ही हैं, लेकिन समझने वाली बात है। यहाँ पे एक सोसाइटी होगा या संस्था होगा या कोई कार्यालय होगा, वहां के लोग आपस में दो तरफ आपको दिख रहा होगा, एक ये और एक ये दोनों के लिए वोटिंग हो रहा होगा। वहां के जनता लोगों से वोटिंग किया जा रहा है कि भैया प्रेसिडेंट इसे बनाओगे या प्रेसिडेंट इसे बनाओगे। अब जनता चुनेगी, इसमें अपना मत देगी कि नहीं हमें ये पसंद है, कुछ लोग कहेंगे हमें ये पसंद है। तो जिसको वोट ज्यादा मिलेगा, जिसको मत ज्यादा मिलेगा, वो जीत जाएगा। जनता ने अपना मत दिया, यही जनमत संग्रह का उदाहरण हो सकता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा यहां से अब मुख्य बिंदु शुरू हो जाता है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ही पढ़ना है। कहीं ना कहीं एक चैप्टर की जड़ें दूसरे चैप्टर के साथ मिला हुआ होता है। यूट्यूब वगैरह पे क्या है कि आपको ना आपके चैप्टर के हिसाब से वही सब बातें बताई जाती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही है, मैं आपको हमेशा से कहता हूं ना, थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ो, ताकि एक बार अगर आपने क्लास 9th के फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया, मतलब आप बेहतर जानकार हो गए फ्रेंच रेवोल्यूशन के, तो उसके बाद आपको 10वीं 11वीं 12वीं के बहुत सारे हिस्ट्री के चैप्टर हैं जो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे मुद्दा वही आ गया है, फ्रांसीसी क्रांति ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक वीडियो बनाया है क्लास 9th के लिए, जिसमें मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में 2 पार्ट पे समझाया और बहुत ही अच्छे से समझाया। यदि आपको यहां समझने में दिक्कत है तो सबसे पहले आपको वहां समझना पड़ेगा। वहां आप जैसे ही वीडियोस को देखोगे, वहां के बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, राष्ट्र का विचार, सबसे पहली क्रांति पूरे विश्व के अंदर अगर बोली जाए, रेवोल्यूशन बोला जाए, तो वो फ्रांस के यहाँ ही शुरू हुआ था। सबसे पहले डेमोक्रेसी लाने का विचार फ्रांस के अंदर ही शुरू हुआ था। हाँ, इसके बाद कई सारे देशों ने इसको अपनाया, कई सारे देशों के पास ये आग धीरे धीरे पहुंचा, लेकिन शुरुआत कहां से हुआ? शुरुआत तो हुआ फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत ही पूरे विश्व के अंदर डेमोक्रेसी की नींव रखने का अहम योगदान देखा जाता है उसका, या फिर आप कह सकते हैं उसको बेस, उसको आधार समझा जाता है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, याद है ना, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पूरे यहां पे देखिए, राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना, डेमोक्रेसी की भावना सबसे पहले 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही हुई। इससे पहले कोई क्रांति नहीं हुआ था। किसी देश ने नहीं कहा कि भाई मुझे राजा नहीं चाहिए, या फिर किसी देश ने ये नहीं कहा था कि मुझे राजा अच्छा नहीं लगता या फिर मुझे राजा अच्छा लगता। कोई देश को कोई मतलब नहीं था। यहां भी ये रेवोल्यूशन होने के पीछे कई सारे कारण थे ना। वहां का जनता परेशान था। तीसरा पार्ट का जो लोग था, तीसरे जो मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर पूरी जनता को 3 भागों में बांट दिया गया, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, और तीसरे में गरीब किसान, मजदूर, वकील, मास्टर, मतलब जो भी व्यक्ति थे, इन सबको ठूस दिया। तो यही तो मुख्य मुद्दा हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। अभी मैंने निरंकुश भी आपको समझाया था। तो 1789 में फ्रांस के अंदर एक ऐसा राजा था, एक ऐसा किंग था, एक ऐसा सम्राट था जो फ्रांस के पूरे भूभाग अर्थात फ्रांस के पूरे जमीन पर निरंकुश शासन करता था, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं था। वो राजा कौन था? लुई 16। अंकुश उस पर लगाने वाला नहीं था, वही सब कुछ था। वो जो चाहे वो कर सकता था। क्या कर सकता था? अब क्या कर दिया, क्या किया, वो सब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है। तो ऐसा ही राजा का शासन, निरंकुश राजा, उसका शासन होता था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक
संवैधानिक बदलाव हुए उसमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में हस्तांतरित हो गए। फ्रांसीसी क्रांति में हुआ क्या था? मुख्य रूप से राजा को हटाया गया, लुई 16 उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट का गुलेटिन किया गया। उसके बाद क्या हुआ? वो जो पावर था जो पहले निरंकुश राजा के अंदर था, फ्रांस के राजा के अंदर था, फ्रांस के सम्राट के अंदर था, लुई 16 के अंदर था, वो हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर होके आम जनता के हाथ में आ गया। याद है ना आपको कि जब 300 लोग पादरी वर्ग के और 300 लोग कुलीन वर्ग के लोग को आमने सामने बैठाया गया था और 600 लोग जो तीसरे समुदाय से आए थे उनको पीछे खड़ा किया गया था। वहां पे यही मुद्दा रखा गया, राजा ने कहा कि सभी को एक एक मत देने का अधिकार है, आप एक एक मत दो। लेकिन तीसरे समुदाय के जो 600 लोग थे उन्होंने कहा नहीं, हर एक व्यक्ति को एक एक वोट देने का अधिकार दो। राजा ने इस बात को खारिज कर दिया। फ्रांस के क्रांति मैंने पढ़ाया है। अब वहां के लोग अपना गुस्सा होके महल से निकल गए और महल से निकलने के बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और वही पार्टी आगे जाके फ्रांस के अंदर रूल कर रही थी, मतलब सरकारें चला रही थी। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नियति तय करेंगे। मतलब फ्रांस के अंदर जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वही तो क्रांति कर रहे थे ना। खासकर तीसरे समुदाय के लोग ही क्रांति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब राजा वाजा नहीं मानते हैं, किसी राजा वाजा का नहीं सुनेंगे, चाहे वो लुई हो या चुई हो या पुई हो, हमें इससे मतलब नहीं है। अब यहां का सरकार हम चलाएंगे, मतलब आम जनता चलाएगा। लुई सुई पुई का कोई काम नहीं है। मैरी तेरी सबको बुलेटिन तुलेटिन करके सुता दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि वो राजा था लुई 16, वो प्रसा के राजा के साथ गुप्त वार्ता कर रहा था और दूसरे राजा भी देख लिए कि भाई अगर ऐसा सिस्टम रहा तो ये तो सब जनता सब धीरे धीरे भड़क जाएगा। इसलिए सब राजा ने सोचा कि चलो फ्रांस में सेना भेज देते हैं, फ्रांस के लोगों को मरवा कटवा के शांत करवा देंगे और फिर राजा राजा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले नेशनल असेंबली उन्हीं सब पर हमला कर दिया, ऑस्ट्रिया पर, परसा पर युद्ध का धावा बोल दिया। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड देखिए। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि आम जनता क्या कह रही थी, यहाँ पे रूल कौन करेगा, शासन कौन करेगा, तो राजा के हाथ में जो पावर था वो हस्तांतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया आम नागरिकों के हाथ में। अब आम नागरिक कौन? आम नागरिक वही जो तीसरे समुदाय के लोग थे, जो तीसरे ग्रुप के लोग थे, उनके हाथ में पावर आ गया। डायरेक्टरी उनके हाथ में आ गया, नेशनल असेंबली उनके हाथ में आ गया, रोबोस्फियर उनके हाथ में आ गया। लगे फटाफट बुलेटिन टुलेटिन करने, मारना लगे, मतलब खून की नदियां बहा दिया। अब यहाँ पे आपको वही दिखाई दिया जा रहा है कि मतलब ये जो लोग हैं ये आम लोग हैं, किसान हैं, वकील हैं, टीचर हैं, सिविल सर्विसेज के हैं, छोटे मोटे जमींदार हैं, भूमिहीन किसान हैं, इनके हाथ में पावर अब तीसरे समुदाय के लोगों के हाथ में आ गया। किससे ट्रांसफर होके? कुलीन के हाथ से ट्रांसफर होके। कुलीन मतलब वहां का राजा, जो बुर्बो वंश का राजा था, जिसकी आयु 20 साल थी और उसका नाम लुई 16 था, पत्नी का नाम मैरी एंटोनेट था, उसके हाथ से पावर ट्रांसफर होके आम जनता के हाथ में आ गया। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति इतिहास का जो मैंने वीडियो बनाया है, ये तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, 9th क्लास में मैंने बनाया, हाल में ही बनाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर को समझने के लिए। इस चैप्टर के बेसिक को समझने के लिए फ्रांसीसी क्रांति आपको समझना पड़ेगा। हालांकि ये पहला है और इसके बाद हमारे पास दूसरे में भी है कि मैंने इसके वीडियोस को ना मुख्य रूप से 2 पार्ट में बनाया, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दोनों पार्ट के वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको यहाँ संलग्न करके बता दिया। ये उसका थंबनेल है, आप आसानी से हमारे चैनल पे इन वीडियोस को ढूंढ सकते हो। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। अब फ्रांस के अंदर क्या हुआ था, रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था कि वहां पे लोगों ने अपना तिरंगा चुन लिया। अंतर कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में और क्लास के 9th के फ्रांसीसी क्रांति में। अंतर इतना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है और वो फ्रांसीसी क्रांति क्रांति के बारे में था। तो अंतर बस इतना है कि शब्दों का हेरफेर है। अगर आप यूरोप देखो तो यूरोप के अंदर ही फ्रांस आता है और इसमें भी वो सारी चीजें आपको पढ़नी है जो आपने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा। थोड़ा सा उससे बेहतर और ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है क्योंकि वो 9th था और ये 10th है। तो फ्रांसीसी झंडा तिरंगा वहां पे चुन लिया गया, मतलब उनका अपना एक पहचान देश के लिए
जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। पहले जो राजा का मतलब तिरंगा था या फिर आप कह सकते हैं झंडा था, उसको हटा के वहां पे फ्रांसीसी झंडा ने जगह ले लिया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूहों द्वारा किया जाने लगा। पहले क्या था कि स्टेट जनरल में चुनाव करने के लिए लोगों को संपत्ति होना बहुत जरूरी था। जिनके पास संपत्ति नहीं था वो मतदान नहीं कर सकते थे, वो वोट नहीं कर सकते थे। उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। पहले जो स्टेट जनरल था इसका नाम भी बदल के अब नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई नई स्तुतियां आई, मतलब नए नए नियम आए, नए शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया जाए और एक जैसे भार और नापने का एक समान व्यवस्था लागू किया जाए। यहां ध्यान से समझिए, नेशनल असेंबली के सत्ता में आने के बाद लोगों ने यह कहा कि भैया इस भूभाग पे मतलब फ्रांस के जमीन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जितना भी सिटीजनशिप फ्रांस के अंदर है, उन सभी को एक जैसे नियम दिखाया जाए, एक जैसे कानून का पालन करना है, सभी के लिए एक संविधान होगा। इसके अलावा जितने भी लोग हैं सभी के बीच में समानता होगा, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हमारे भारत में ऐसा है ना, हमारा संविधान यही कहता है ना कि हम भारत के सभी लोग एक समान है, बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं, सभी के लिए कानून एक जैसा है, सभी के लिए अदालत एक जैसा है। ऐसा ही कानून की बात वो वहां पे कर रहे थे और नागरिकों के लिए मतलब एक जैसा वजन, जैसे 1 किलो अगर यहां भी 1 किलो है तो अमेरिका में भी 1 किलो होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी 1 किलो होगा, हरियाणा में भी 1 किलो होगा और पंजाब में भी 1 किलो होगा। हालांकि ये सारी चीजें नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया था। एक समान माप तौल की इकाइयों को भी अपनाया गया और अपने ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई चीज खरीदना बेचना हो ना तो उस पर टैक्स लगता था। इन टैक्सों को भी यहाँ पे समाप्त किया गया। निर्यात शुल्क मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस, इसको भी यहाँ पे समाप्त किया गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा किया कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करा के, दूसरे शब्दों में फ्रांस के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। अब यहाँ पे एक और बात हो गई जो बहुत समस्या उत्पन्न कर रहा था। फ्रांस के लोगों ने कहा कि भैया हम लोग तो आजाद हो ही गए, हम लोग तो मुक्त हैं, अब हमारे यहाँ जनता का शासन है। अब यूरोप के अंदर, फ्रांस भी यूरोप के अंदर है, अब फ्रांस के अंदर ब्रिटेन भी है, इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है, बहुत सारे देश आते हैं क्योंकि वो महादेश है। जैसे एशिया महादेश के अंदर बहुत सारे देश आते हैं। और फ्रांस ने कहा अब जो दूसरे दूसरे देश हैं उनके अंदर भी ऐसे ही जनता का शासन होगा, अब हम उनकी मदद करेंगे। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचा, जब फ्रांस का, अब खबर तो छुपता नहीं, खबर अलग अलग देशों में पहुंचने लगा, अलग अलग राज्यों में पहुंचने लगा, तो जो छात्र थे, जो और नॉर्मल व्यक्ति थे, जो आम जीवन जीते थे, वो क्या करने लगे, अपना सदस्य चुनकर जैकोबियन क्लब की स्थापना करने लगे। आपने जैकोबियन क्लब के बारे में क्लास 9 के फ्रांसीसी क्रांति में तो पढ़ा है ना। जैकोबियन क्लब की, यही जैकोबियन क्लब का ही तो हेड था रोबेस्पियर, जो लगातार आदमी को मारता जा रहा था, बाद में उसका भी बुलेटिन कर दिया गया। तो स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में ये लोग घुस गए। कौन लोग? जो फ्रांस के अंदर स्टूडेंट थे या दूसरे दूसरे राज्यों में स्टूडेंट थे, स्वयंसेवी थे, देश के लिए लड़ना चाहते थे, उन लोगों ने अपना सेना बना लिया और सेना बना के कहां घुस गए? हॉलैंड में घुस गए, देश है, बेल्जियम में घुस गए, स्विट्जरलैंड में घुस गए और इटली में घुस गए, क्योंकि यहां भी राजाओं का शासन हुआ करता था। यहां पे घुसने के बाद क्रांतिकारी युद्धों की शुरू होने के साथ साथ फ्रांसीसी सेनाएं जो थी वो राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। मतलब वो लोग लड़ाइयां उखाड़ दी कि भाई राजा वाजा नहीं चाहिए, जनता के द्वारा शासन होगा, जनता अपने हिसाब से नियम बनाएगी, जनता के लिए नियम होगा, राजा निरंकुश होता है, वो अत्याचार करता है, इसलिए राजा को हटाओ। अब यहां से क्या हुआ कि ये विदेशों में जाने लगी। अब जो फ्रांस के आस पड़ोस के देश थे, ऑस्ट्रिया था, बेल्जियम था, इन सभी देशों में भी अब लोग, जो आम लोग थे, वो यही कहने लगे कि भैया हमें भी राजा नहीं चाहिए, कि राजा को हटाओ, हम लोग खुद ही शासन करेंगे, हम खुद नेता चुनेंगे, हम खुद मतदान करेंगे।
ऐसी बातें देश के बगल वाले देशों में भी जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुलीन वर्ग के बारे में बताया है और नया मध्य वर्ग के बारे में बताया। नया मध्य वर्ग वही लोग थे जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे। उन्होंने अपना एक नया वर्ग तैयार किया और इनके पास पैसा भी था। पैसा कहां से आया? तो ये जहाजों के माध्यम से व्यापार करते थे, सूती कपड़ा का व्यापार करते थे, सिल्क के कपड़ा का व्यापार करते थे, चीनी का व्यापार करते थे, तंबाकू का व्यापार करते थे। तो इनके पास पैसा आने लगा था। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग था। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था ये। यूरोप के महाद्वीप की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो था वो कुलीन वर्ग ही था, क्योंकि राजा यही था, इसके पास जमीन था, ये टैक्स वसूलता था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आधार पर व्यापक थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। अब ये देखिए, ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे, इनका शहरों में भी बड़ा बड़ा हवेली हुआ करता था, गांव में भी बड़ा बड़ा हवेली हुआ करता था। ये जमींदार हुआ करते थे, इनके पास अपनी सेनाएं हुआ करती थी। इनका अहम भूमिका राजनीति में भी था, क्योंकि राजा के ये सब सगे संबंधी थे। तो राजा को भी कोई काम पड़ता था तो इसे बुलाते थे और ये अपनी बात में फ्रेंच यूज करते थे। फ्रेंच एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी है वैसे ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे अपनी बातों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। अब ये जैसे सेम टू सेम हमारे भारत में है, हम अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे जुड़े रहते हैं? शादी के माध्यम से। तो ऐसा ही इनके साथ भी होता था। ये कुलीन वर्ग के जो अमीर लोग थे, ये एक दूसरे से शादी वादी करके उसकी बेटी से अपने बेटे को कर दिया, अपनी बेटी से किसी और कुलीन के बेटे से कर दिया। तो इससे इनका रिलेशन बिल्ड होता था और ये आपस में एक दूसरे से बंधे हुए रहते थे। लेकिन कुलीन वर्ग जो था वो तीसरे वर्ग के लोगों के यहाँ शादी नहीं करता था, क्योंकि वो गरीब थे ना, दबे कुचले थे, तो उनके यहां शादी नहीं करता था। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। संख्या नहीं थी इनकी, इनका पॉपुलेशन बहुत कम था। अब हमारे भारत में ही अगर हम बात कर ले धनी वर्ग के लोगों का, करोड़पति अरबपति लोगों का, तो क्या उनकी संख्या 5-10 लाख भी नहीं होगी? अगर अरबपतियों की बात कर ले तो ये हजारों में ही होंगे ना। कहां हमारे देशों की कई सौ करोड़ों में जनसंख्या है और कहां अरबपतियों की जनसंख्या की अगर बात कर लें तो 1000, 2000, 5000 हो जाएगा। अब ये बताओ, एग्जाम्पल, एक गरीब आदमी से मुकेश अंबानी अपनी बेटी का शादी करेगा? नहीं करेगा ना। मुकेश अंबानी को अगर अपनी बेटी का शादी करना है तो वो किसी अपने ही तरह के रॉयल फैमिली को देखेगा, जहां पे वो भी अगला भी हजारों करोड़ों का मालिक हो, है ना। शाहरुख खान को अगर अपनी बेटी का शादी करना होगा तो वो किसी छोटे लोगों से तो करेगा नहीं, वो बड़े एक्टर से करेगा जिसके पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो। सेम कंडीशन कुलीन वर्ग के साथ भी था। ये इनकी संख्या तो कम थी, लेकिन ये आपस में ही कुलीन के साथ शादी विवाह करके रिलेशन में बंधे रहते थे। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। मतलब देखिए, एक छोटा सा समूह था और जनसंख्या का अधिकांश लोग कृषक था। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। इनके जमीन पे दूसरे दूसरे लोग जो थे वो खेती किया करते थे, अपना ठेका बटैया जैसे तरीका होता है ना वैसा। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। बहुत बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा होता था। और भूदास का मतलब क्या हो गया? दास, स्लेव, मजदूर, बधुआ मजदूर, जिनको मालिक सब जबरन या फिर पैसे के लालच देकर अपने पास ही रखते थे और उनसे खेती करवाते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। अब कुछ जो मैंने आपका मध्य वर्ग बताया था, जो मध्य वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे? चीजों को खरीद के नाव से या समुद्र के मामले से माध्यम से या फिर बड़े बड़े जहाजों से एक जगह से दूसरे जगह तक जाके चीजों को बेचना है, वहां की चीजों को खरीद के लाके यहाँ बेचना है बंदरगाहों के माध्यम से। तो इससे उनके पास पैसे आने लगे, वो व्यापार कर रहे थे। तो आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जिनका अस्तित्व तो बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। ये जितने भी बाजार के व्यापारी लोग थे, जो मध्य वर्ग के लोग उभर रहे थे, इनका उत्पादन पे ही टिका हुआ था। अब जहां पे उत्पादन हुआ वहां से चीजों को खरीद के बाजार में बेचना है।
इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में राज्यों में कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 18वीं सदी में कहा हुआ, इंग्लैंड में, लेकिन फ्रांस की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। तो वही लोग थे जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग के नाम से जानते थे। ये मध्य वर्ग के लोग थे जो यहाँ पे उद्योगपति थे, व्यापारी थे, सेवा क्षेत्र में लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोपीय इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। पहले तो ये छोटा थे, लेकिन जैसे जैसे ये व्यापार करके धन कमाने लगे, पैसे कमाने लगे, तो इनके अंदर बुद्धि भी आने लगी, समझ भी आने लगा और पैसे भी आने लगे। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। टॉपिक हमारा है उदारवादी राष्ट्रवाद। देखिए, उदारवाद मतलब होता है, ये एक लातीनी शब्द से बना हुआ है। लातीन भी एक लैंग्वेज है, लातीनी भाषा के मूल लिबर से ये बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आजाद। मतलब उदारवाद का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी। उदारवाद का मतलब पहले तो समझ लीजिए कि आजादी है, समाज में समानता है, सभी को एक जैसा समझना है, सभी के लिए एक जैसा कानून है। और दूसरी बात, राजनीतिक रूप, पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पे जोर देता है जो सबकी सहमति से बनाओ। सबकी सहमति मतलब जनता के वोट के ऊपर बनाओ, जनता के मतदान के ऊपर बनाओ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। हमेशा से जो उदारवाद था वो यही कह रहा था कि हमारे यहाँ ना कार्यों को बटा होना चाहिए, कार्यपालिका अलग हो, विधायिका अलग हो, न्यायपालिका अलग हो, सबका अलग अलग काम होगा। ये हमेशा से संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था, मतलब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाएगा, प्रतिनिधि अपने प्राइम मिनिस्टर या सीएम को चुनेंगे। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन 19वीं सदी में जो उदारवादी थे वो निजी संपत्ति के स्वामित्व को रख, मतलब जो पर्सनल पूंजी होता है, या फिर आप कह सकते हैं पूंजीवाद के ये प्रशंसक थे। ये सारी चीजें आपको उदारवादी राष्ट्रवाद के अंदर आपको देखना था। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। मताधिकार, कानून तो सबके लिए बराबर हो, लेकिन वोट देना सबके लिए जरूरी नहीं था। आप याद करें कि क्रांतिकारी जब फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, तो वहां पर मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्ति वाले लोगों के पास था। वही लोग वोट दे सकते थे जिनके पास संपत्ति है, या फिर 3 दिनों के काम के बराबर टैक्स चुका सकते थे, कर जमा कर सकते थे। महिलाओं को तो वो भी हासिल नहीं था। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित ही रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबियन शासन जब आया तो सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। जैकोबियन का जब शासन काल रहा तो उसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था। मगर नेपोलियन का जब संहिता आया, नेपोलियन ने जब 1804 में कानून संहिता लागू किया तो उसने फिर से इन सभी चीजों को खत्म कर दिया। वोटिंग पावर वाला सब सिस्टम फिर से खत्म कर दिया। उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा दिया, मतलब महिलाएं कोई काम की नहीं है, वो वोट नहीं गिरा सकती। महिलाओं को उनके पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया, मतलब जब तक शादी नहीं हो रखा है महिलाओं को तब तक वो पिता के पास रहेगी। एक बार शादी हो गया तो फिर वो पतियों के अधीन हो जाएगी, जो पति कहेगा वो करना पड़ेगा। ऐसा महिलाओं को समझा जाता था। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अगला पॉइंट हमारा कहता है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। अब 1815 ही क्यों? क्योंकि यही वो समय था जब नेपोलियन बोनापार्ट का सत्ता फिर से वापस खत्म हो गया था। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया वाटरलू की लड़ाई में, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है, तो यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित था, रूढ़िवादी विचारधारा से प्रेरित थे। रूढ़िवादी विचारधारा किसे कहते हैं? ऐसी विचारधारा जिसके अंदर लोग बदलाव तो चाहते हैं लेकिन बड़ी धीमी गति से, और पुराने अपनी संस्कृति को मान्यता रखते हैं। वो तो रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच,
संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवाद लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। कुछ लोगों का ऐसा कहना था, रूढ़िवादी लोगों का, कि भैया बिल्कुल पहले सही चल रहा था, कि समाज में जो पहले जाति धर्म था, ऊंच नीच था, वो होना चाहिए, और जो राजा थे उसको वापस राजा बनाओ। इसके अलावा कुछ लोग फिर भी चाहते थे रूढ़िवादी में कि यार उतना हम पीछे नहीं जा सकते, हम लोगों ने बहुत बड़ी तबाही देख ली है, अब वापस हम उस तबाही को याद नहीं कर सकते। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को वाटरलू में किस किसने हराया? तो ब्रिटेन ने, रूस ने, प्रसा ने और ऑस्ट्रिया ने, क्योंकि यही देश थे जिसके खिलाफ नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध कर रहा था। इन शक्तियों ने उसे हराया, नेपोलियन को हरा दिया, और इसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, और इसी संधि को हम वियना संधि के नाम से जानते हैं। कौन सी संधि? जब यही ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, तो फ्रांस के अंदर, वियना के अंदर ये सब पहुंचे एक संधि करने के लिए, और इसी को हम वियना संधि कहते हैं। इस सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया। ड्यूक मेटरनिख ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, वहां पे चांसलर चलता है, जैसे हमारे यहाँ सीएम पीएम होते हैं, वहां पे चांसलर होता है। तो ड्यूक मेटरनिख ने इसका मेजबानी किया। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, जिसे हम ट्रीटी ऑफ वियना भी कहते हैं, इसको तैयार किया, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन ने युद्धों के दौरान किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारी चीजें बदल दिया था ना, जैसे कि पहले क्या था कि जो पृष्ठ थे उनको पावर से हटा दिया गया, तो ये फिर से वापस करके पृष्ठ को पावर में लाया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन चेंज किए गए थे। जितने भी रूल रेगुलेशन नेपोलियन बोनापार्ट ने चेंज किया, उसे वापस पुनः लाया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। जिस लुई 16 को मार दिया गया, जिसकी पत्नी ने मैरी एंटोनेट को मार दिया, फिर से इतने साल के बाद उसी राजवंश के राजा को फिर से लाया गया, और फ्रांस में उन इलाकों को खो दिया जिस पर कब्जा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध करके जितने भी इलाकों को जीता था, वापस उन इलाकों को छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ पे संधि में वही कहा गया कि नेपोलियन ने भाई जितने नियम कानून चेंज किए हैं उन सभी को हटाओ। उसने जितने युद्ध करके दूसरे देशों को जीता है, जमीनों को जीता है, उसको भी छोड़ो। तो ये सारी चीजें थी, ये उस समय नेपोलियन बोनापार्ट के दौरान हुआ था। यहाँ पे आपका जो क्लास 10th है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर, वो यहाँ पे इंड पार्ट 1 हो गया। इसके अब हम अगले पार्ट की वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये पार्ट 1 में काफी सारी चीजें थी जो महत्वपूर्ण था, और फ्रांस से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आपको क्लास 9th के फ्रांसीसी क्रांति को भी देख लेना चाहिए, जिससे आपको यूरोप में इन सारे मुद्दों को समझने में आसानी होगा। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गया जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पार्ट 2 में अब मैं आप सभी के साथ हूँ।